हेलो स्टूडेंट्स, यू एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ना केवल एनएमएमएस एग्जाम के लिए बल्कि एक्सीलेंस हो या मॉडल स्कूल हो या फिर नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप अधिकतम स्कोर प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो 1885 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 के अंदर हुआ था ये। और हुआ कहाँ था? मुंबई के अंदर। और इसको जो स्टार्ट किया था वो किया था A.O. ह्यूम ने। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 के अंदर। इनके दो लक्ष्य थे। ये चाहते थे एक तो समाज का सुधार और दूसरी चीज थी एकेश्वरवाद का प्रचार करना चाहते थे। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? ये बहुत सारे समाज यहाँ पर दिए हुए हैं, रामकृष्ण समाज दे रखा है, प्रार्थना समाज दे रखा है, ब्रह्म समाज दे रखा है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप इसकी कोई भी एक ट्रिक मन में बना लीजिए। जैसे ब्रह्म समाज दे रखा है तो ब्रह्मा जी क्या है? एक राजा है, तो इसलिए आपको याद हो जाएगा कि जो ब्रह्म समाज है वो राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट की थी। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन जो की स्थापना जो थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जो कि इनके गुरु थे रामकृष्ण जी। उनके नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये की थी इन्होंने 1897 में। इसको भी याद कर सकते हैं, राम और कृष्ण जी जो दोनों क्या है? स्वामी हैं, इसलिए याद रहेगा तुम्हें, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और इन्होंने एक और नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी? आर्यों पर जो दया की थी वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी, तो ये आपको याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना, यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं गलत दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ये जो थे इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी याद करने की? हम अपनी आत्मा की शांति के लिए ही प्रार्थना करते हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा। अमेरिका की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो अमेरिका की जो खोज हुई थी वो 1492 में हुई थी। एक नाविक था इटली का जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये जो नाविक था इसने अमेरिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय व्यापारी आए थे। तो वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाली, जो कि कालीकट बंदरगाह पर आया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। तो इस वंश की जो स्थापना की थी वो हसन गंगू ने की थी। देखते हैं अगले क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के बाद। उसने जब गुजरात विजय कर लिया था यानी जीत लिया था, तब उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। अकबरनामा किसने लिखा था। तो ये लिखा था अबुल फजल। अकबर के 9 रत्न थे जिनमें से एक अबुल फजल भी था, इसी ने अकबरनामा लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। और ये भी पूछा जाता है कि दूसरा कब लड़ा गया। तो 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध लड़ा गया था, 1192 में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म की जो स्थापना की थी वो ऋषभदेव जी ने की थी। और महावीर स्वामी इनके 24वें तीर्थंकर हैं। कई बार 23वां तीर्थंकर भी पूछा जाता है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा कौटिल्य। इसमें 3 नाम भी आते हैं, एक तो कौटिल्य आता है, चाणक्य भी आता है, ये 2 नाम दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो यानी मौर्य वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, लोथल पुरस्थल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है वो गुजरात के में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था लोथल शहर। और ये अभी जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लू किस प्रकार की पवन है। तो ये है स्थानीय पवन। कैसे है स्थानीय पवन? क्योंकि ये भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी स्थानों के जो मैदानी भाग हैं उनमें चलती है, इसलिए ये
स्थानीय पवन कहलाती है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। द्रवित मैग्मा से बने शेल क्या कहलाते हैं? यानी जो लावा निकलता है जमीन के अंदर से, जब वो जम जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो मैग्मा रहता है और वो उससे चट्टानें बनती है, आग्नेय शेल कहलाती है। 18वां क्वेश्चन है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं? तो वृष्टि यानी तरल रूप में आएगी तो उसे हम वर्षा ही कहेंगे, है ना। ये संघनित जो पानी होता है जब वाष्प बनकर उड़ता है और संघनित होकर यानी ठंडा होकर वापस से बरसता है उसे वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो ये कहलाएगी स्टेलेक्टाइट। जब गुफाओं के अंदर से पानी रिसता है तो चूने का पानी उसमें युक्त होता है तो उससे स्टेलेक्टाइट बन जाते हैं। विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप का है या महाद्वीप में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का। ये ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व क्या है? वो हो जाएगा 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 829 लोग रह सकते हैं। इस तरह का ये जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है उसको क्रोड कहते हैं, जो कि इंग्लिश में कोर कहलाता है, और ये निकिल और आयरन इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ये इसके साइंटिफिक नेम है, निकिल और Fe यानी फेरिक। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ये लोहित नदी है। तीस्ता नदी भी इसके साथ में है। तो यहाँ तक कि आपने 24 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आगे चलते हैं। काली मिट्टी प्रमुख रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों के अंदर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ कपास की खेती की जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए हो जाएगा 21 वर्ष आयु होना कंपलसरी है कि क्या बनने के लिए? ग्राम प्रधान। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर आता है? यानी कुछ लोगों को अछूत माना जाता था, उस चीज का संविधान ने उन्मूलन किया यानी समाप्त कर दिया। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 17 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी सजा याफ्ता व्यक्ति सजा है उसको राष्ट्रपति या तो कम कर सकता है या फिर पूरी तरह से क्षमा कर सकता है, यानी उसको माफ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है? तो इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो थे स्थायी सदस्य। जब स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और यहाँ पूछा है अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे, ये थे अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है? तो ये होता है BSA जो रहता है, यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी रहता है, वो जिले के अंदर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को देखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहले जो है वो 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब बचे कितने हैं? 6, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है इसको 44 अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया है, और 300A के अंतर एक नॉर्मल कानून बना दिया गया है। तो इसलिए अब सिर्फ 6 ही मूल अधिकार बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो ये हो जाएगा हमारा शिक्षा का जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत है। आगे के क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हुए हैं, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज्यादा का अंतर मना किया जाता है, इसीलिए कम से कम 2 बार इसके सत्र बुलाए जाते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है? तो वर्तमान में जो है वो 6 है। पहले कितने थे? 7 थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटाकर उसको नॉर्मल कानून बना दिया है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी जो है वो 12 हैं, पहले 8 थी, ये भी पूछा जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी जो है वो 245 है, और मैक्सिमम जो है वो 250 तक के जा सकती है, जिसमें से 233 जो है वो चुनकर आते हैं और 12 को मनोनीत किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल नहीं है? जिसमें से आंसर हो जाएगा हमारा उपाधियों का अंत। ये नीति निर्देशक तत्व जो है उनमें नहीं है, बल्कि ये कुछ अधिकारों के अंदर आता है। वैदिक काल में प्रमुख जो ग्राम का प्रमुख होता था, यानी प्रशासनिक रूप से जो प्रमुख होता था, उसे ग्रामणी कहते थे।
39वां क्वेश्चन है, आलमगीर नामक जो पुरा स्थल है वो किस नदी के तट पर था? तो वो जो है वो हिंडन नदी का तट पर है आलमगीर नामक जो है पुरा स्थल। ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। देमाबाद पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र के, देमाबाद पुरा स्थल जो है वो महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है। तो यहाँ तक के आपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बताइए आपका स्कोर कितना चल रहा है, देखते हैं कौन 100 में से 100 लेकर आ पाता है। और वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं अब हम। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। बौद्ध और जैन दोनों के जो ग्रंथ हैं उसके अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर अंग। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक के पिता का जो नाम था वो था बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी जो सम्राट अशोक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? ये है मेगास्थेनीज। ये यूनान का रहने वाला था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंदर आया था। इसने मौर्य वंश के बारे में, उसके शासनकाल के बारे में वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश का जो सिकंदर लोधी था उसने आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 के अंदर इसको बसाया था और 1506 के अंदर इसको अपनी राजधानी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था 1576 ईस्वी के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बदलने वाला बंगाल का नवाब कौन था? ये था मीर कासिम। ये चाहता था कि अंग्रेजों से दूर रहा जाए, इसलिए इसने अपनी राजधानी बदलकर मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1920 के अंदर 1 अगस्त से शुरू हुआ था ये, 1 अगस्त 1920 को। और किसने नेतृत्व किया था इसका? महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। 49वां क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 के अंदर। ये नवंबर में स्टार्ट हुआ था 1930 से और 1931 जनवरी तक के चला था। और कहाँ पर हुआ था? ये लंदन में हुआ था फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 50, मैंग्रोव वन में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सुंदरी पाए जाते हैं और इसी वृक्षों के नाम पर है सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा गया। सुंदरवन डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं पर। अगला क्वेश्चन है, किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया है? यह है हमारा 82.5 पूर्व। और ये जो देशांतर रेखा है कहाँ से जाती है? यूपी के मिर्जापुर से जाती है, इसीलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। कौन सी गर्म एक जलधारा है? तो इसमें क्यूरोसियो जो है वो प्रशांत महासागर की एक मुख्य धारा है क्यूरोसियो, जो कि गर्म जलधारा है। और लेब्राडोर जो है कनारी और कैलिफोर्निया वाली है, इसलिए ये ठंडी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो चक्रवात कहाँ या किन अक्षांशों के बीच में आते हैं? तो 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में आते हैं। कार्स्ट स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो ये कार्स्ट स्थलाकृति जो है वो चूने की चट्टान बनाती है। यानी जो भूमिगत जल रहता है उसके अंदर चूना भी मिला हुआ रहता है, तो धीरे धीरे चट्टान का रूप लेती है, इसलिए इसको कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। थाल घाट का संबंध किससे है? थाल घाट जो है वो एक दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से संबंधित है। मुंबई और नासिक को ये दोनों को जोड़ता है। दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध किससे है? तो ग्रीष्म मानसून से है। भारत के अंदर जून से लेकर सितंबर तक के जो ग्रीष्म मुख्य मानसून आता है उसे ग्रीष्म मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम हवाओं की वजह से ही वो आता है। आगे चलते हैं, कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें कपास, जूट और तंबाकू आता है। यानी ऐसी फसल को नकदी फसल कहते हैं जिसमें किसान डायरेक्ट बाजार में बेचकर सीधे मुनाफा प्राप्त कर पाता है, इसलिए इसे नकदी फसल कहा जाता है। पृथ्वी की भूपर्पंडिका जो निर्माण होता है वो सियाल से होता है। अब सियाल क्या है? एक तो सिलिका है इसके अंदर और एक एल्यूमिनियम है, दोनों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको सियाल कहा गया। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? अभी मैंने बताया था कनारी जो है वो ठंडी महासागरीय जलधारा है और क्यूरोसियो जो है वो गर्म है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 यानी 75। जिला पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर चाहे तो ग्राम हो या फिर शहर हो, किसी में भी 21 वर्ष
में ही चुनाव लड़ा जा सकता है और उसका सदस्य बना जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लाया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2014 के अंदर लाया गया था, 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गांधी जी के जयंती पर इसको लॉन्च किया गया था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2014। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, 25 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा, मतदाता दिवस। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनकी टीम में 7 लोग थे जिसमें ड्राफ्ट पेश किया गया था, और उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ तक के आपके 64 क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं। देखते हैं कौन 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ पाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 के अंदर है। भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 हैं। पहले जो शुरू में थे वो 10 थे, ये ध्यान रखिएगा। मूलतः ये 10 थे और 11 हो गए। 11वां कौन सा जुड़ा है? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक कर्तव्यों के अंदर जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? इसका संबंध है राष्ट्रपति। इसका संबंध यह है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक रूप से प्रमुख होगा। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 21A आर्टिकल जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसके अंदर वही जो मैंने अभी बताया 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्यतः शिक्षा, मूल शिक्षा दी जाएगी। नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारियों में नहीं है? तो कुटीर उद्योगों को जो प्रोत्साहन है वो नीति निर्देशक तत्व में तो है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार जो है वो मूल अधिकार है, लेकिन ये नहीं है। निम्न से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इसमें 5 सदस्य हैं टोटल। अमेरिका है, रूस है, चीन है और ब्रिटेन है। 4 ही हो गए और एक भारत है। हेरोडोटस कौन थे? तो ये एक इतिहासकार थे। इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये यूनान के रहने वाले थे। सम्राट अशोक ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व किया था। 232 ईसा पूर्व इनका शासन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? जो प्राचीन 16 महाजनपद थे उसमें काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी या बनारस। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इसने 1206 ईस्वी में मामलुक वंश या गुलाम वंश का स्थापना की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर शहर में स्थित है, इसलिए इसको अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 समथिंग के अंदर इसने राजधानी को चेंज किया था दौलताबाद। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1942 के अंदर। गांधी जी ने इसमें एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। तो ये कब दिया गया था? करो या मरो का नारा 1942 में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। और इसके बीच में जो लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी, और यहीं से जो है वो मुगल साम्राज्य भारत के अंदर स्टार्ट हुआ। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उद्भव किस काल में हुआ? ये हुआ कुषाण काल में। कुषाण काल में कनिष्क राजा थे, उन्हीं के समय में जो बौद्ध की जो चौथी संगीति हुई थी उसमें ये 2 संप्रदाय बन गए थे, हीनयान और महायान। 2 संप्रदायों में ये बौद्ध धर्म बढ़ चुका था। जीएमटी से क्या तात्पर्य है? ग्रीनविच मीन टाइम इसका फुल फॉर्म होता है, और ये ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर का नाम से इसका नाम पड़ा है, और ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इससे कहा जाता है सेलेनोलॉजी।
इसके अंदर चंद्रमा की संरचना कैसी है या भौतिक विशेषताएं क्या क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की जो दृष्टि से रूस है। ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वो हमारा भारत ही है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसकी स्थापना जो है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से की गई थी 1961 के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर की गई थी। ये ध्यान रखेगा, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में 1961 में। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें सिंगापुर जो है वो भारत, इसमें 8 सदस्य हैं। भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। ये 8 देश हैं। सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादक देश कौन सा है? वो कजाकिस्तान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2019 में पुनर्गठन के बाद जो लद्दाख है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है? तो वो 3 देशों के संपर्क में आती है। उसमें एक है नेपाल और है बांग्लादेश और भूटान। ये 3 देश जो है इससे पश्चिम बंगाल की सीमा संपर्क में रहती है। खारे पानी में भी जीवित रहने वाले वन कौन से हैं? तो ये मैंग्रोव वन है, जो कि खारे पानी के अनुकूल होते हैं और आसानी से जीवित रहते हैं। 2004 की सुनामी से कौन सा द्वीप सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था हमारा अंडमान और निकोबार। खासतौर पे इंदिरा पॉइंट जो सबसे नीचे लोवेस्ट पॉइंट कहलाता है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कितने प्रतिशत है? तो ये है 21%। ये है हमारी ऑक्सीजन की मात्रा और ये है नाइट्रोजन की मात्रा। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है। नगर पालिका के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसको मेयर कहा जाता है या फिर महापौर भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। 124 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी जज होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ध्यान रखेगा, 26 नवंबर को। यहाँ कंफ्यूज मत हो यार। 26 जनवरी 1950 के अंदर संविधान को लागू किया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 के अंदर ये लागू हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1950 में। अब 2015 के बाद जो है इसका नाम बदल दिया गया है, इसको नीति आयोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो ये 2007 के अंदर बनाया गया था, जिसके अंदर बाल अधिकारों को संरक्षण के लिए जोर दिया गया है। आपके टोटल स्कोर को बताने के लिए अब सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस महत्वपूर्ण अनुच्छेद में निहित है? ये है अनुच्छेद 17। इसके तहत छुआछूत का जो कार्य है संगीन और दंडनीय अपराध है। इसके तहत भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो यह भी मैंने बताया 26 जनवरी 1950 के अंदर लागू हुआ था। भारतीय संसद में निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को जो है वो निम्न सदन या फिर जनता का सदन भी कहा जाता है, और उच्च सदन जो कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है। भारत के संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में जो है वो ब्रिटेन से प्रभावित होकर एकल नागरिकता का प्रावधान लाया गया, यानी सिंगल सिटीजनशिप। तो ये थे हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको NMMS की तैयारी के लिए सभी प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सकें। अगर आप NMMS एग्जाम को आसानी से क्लियर करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, ताकि आप फुल स्कोर कर पाएँ और ये स्कॉलरशिप आपकी हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।